सादर वंदे मित्रों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारतीय इतिहास या फिर अन्य कंपटीशन क्लासों से संबंधित अपने चैनल पर हर एक जानकारी, हर एक कड़ी का प्रश्न आपके सामने क्लियर किया जाएगा। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए और अपनी जो तैयारी है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उसमें 4 चांद लगाने का प्रयास जरूर करें। साथियों, आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। और आज हम इस चैप्टर के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बताना चाहूँगा साथियों आपको कि इस चैप्टर से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा कि अमुक एक सभ्यता स्थल की खोज किसने की, इसका उत्खनन किसने किया, ये कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे। चूंकि और उस उत्खनित क्षेत्र या पुरातात्विक स्थल जो है उससे संबंधित विशेष विवरण जो उत्खनन में प्राप्त हुआ है उससे संबंधित सवाल अपने से पूछे जा सकते हैं साथियों। तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल है इनमें सबसे पहले आज हम लेने जा रहे हैं हड़प्पा स्थल। नंबर 1, हड़प्पा क्षेत्र के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं साथियों। तो सबसे पहला जो सवाल अपने लिए रिलीज होता है कि हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा पुरातात्विक स्थल की खोज किसने की। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता या पुरातात्विक स्थल जो है इसकी खोज 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये जो उत्खनित स्थल है इसकी खोज जो है राय बहादुर, जो प्रमुख व्यक्ति बताए जाते हैं राय बहादुर, दूसरा दयाराम साहनी और तीसरा प्रमुख जो व्यक्ति जिन्होंने जॉन मार्शल के नेतृत्व में रहते हुए हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज की है उसका नाम बताया जाता है एमएस वत्स। इसका पूरा नाम माधव स्वरूप वत्स के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, सवाल अब ये पूछा जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है ये कहाँ स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो साथियों, बताना चाहूँगा हड़प्पा जो पुरातात्विक स्थल है ये पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत जो हैं उसके मोंटमोगरी जिले में, प्रांत के मोंटमोगरी जिले में रावी का पुराना नाम है साथियों पुरुषनी। रावी नदी के किनारे खोजा गया स्थल। इससे 4 से 5 साथियों सवाल अपने लिए निकल कर आ गए हैं। अब हम बात करते हैं साथियों कि ये जो हड़प्पा क्षेत्र हमने पढ़ा है इसके विशेष विवरण के बारे में। विशेष विवरण जो है साथियों ये बताया गया है उत्खनन के बारे में, अर्थात खुदाई में इस हड़प्पा क्षेत्र से कौन कौन सी दुर्लभ वस्तुओं जो आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद जो हैं इनको प्राप्त हुई। तो साथियों, बताना चाहूँगा हड़प्पा जो क्षेत्र है इसके उत्खनन में कांसा गलाने के पात्र कोमा, साथ ही यहाँ से 6 अन्नागार का अर्थ होता है साथियों अन्न रखने की जगह। अन्नागार, ये जो अन्नागार मिला है, सवाल साथियों पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल से जो अन्नागार मिले हैं उनकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ये सवाल भी अपने लिए पूछे जा सकते हैं साथियों।
तो अन्नागार जो अपने को मिले हैं यहाँ पर साथियों, सर्वाधिक अन्नागार मैं बताना चाहूँगा मोहनजोदड़ो में मिले थे और उनका आज तक उनकी लंबाई और चौड़ाई पूछी गई तो मोहनजोदड़ो जो हम पढ़ेंगे तो उसके अन्नागार की हाइट चेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। 6 अन्नागार के साथ में यहाँ पर जो उत्खनन हुआ है इसमें नग्न पुरुष का धड़, नग्न पुरुष का धड़ हमें उत्खनन में यहां से प्राप्त हुआ। साथियों और बताना चाहूंगा कि यहाँ कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई? हड़प्पा उत्खनित क्षेत्र से प्राप्त हुई। साथ ही 6 लड़ी के सोने के मनकों का हार, 6 लड़ी के सोने का मनकों का हार हमें यहाँ उत्खनन में प्राप्त हुआ है साथियों। साथ ही और बताना चाहूँगा यहाँ अभिलेख युक्त मोहरें, यहाँ उत्खनन में अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं और ये अभिलेख युक्त मोहरें जो मिली है साथियों, इनमें सर्वाधिक जो अंकन हैं, चित्र हमें देखने को मिलता है। सर्वाधिक जो चित्र यहाँ पर इन मोहरों के ऊपर उत्कीर्ण था वह था एक श्रृंगी वृषभ। वृषभ का मतलब होता है साथियों बेल। एक सिंह का बेल जो है सर्वाधिक इन मोहरों के ऊपर सर्वाधिक चित्रण जो अंकित किया गया था ये हमें यहाँ से मिला। साथियों बताना चाहूँगा विशेष विवरण के माध्यम से कि हड़प्पा उत्खनन जो है इसमें कब्रिस्तान जो मिले हैं वो एच संस्कृति, इनको ये टाइटल दिया गया है एच संस्कृति, या कोष्टक में है हम इसको जरूर लिख सकते हैं R37 कब्रिस्तान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। साथ ही ये जो कब्रिस्तान मिले हैं साथियों, यहाँ पर जो कब्रिस्तान हैं इनमें जो शवाधान किया जाता था, शवाधान में कांसे के दर्पण, किसके दर्पण? कांसे के दर्पण। उत्खनन में जो ये कब्रिस्तान मिले हैं शवाधान यानी शव के साथ में कांसे का दर्पण भी यहाँ पर प्रमुख रूप से शव के साथ में गाड़ा जाता था। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा की प्रमुख जो देन देखने को मिलती हैं वो क्या बताई जाती है उत्खनन में। तो हड़प्पा उत्खनन की जो प्रमुख देन है वह है स्वास्तिक, जिसे हम सांख्य के नाम से भी जानते हैं। सांख्य जो है ये प्रमुख उत्खनन जो हुआ है, उत्खनन की प्रमुख रूप से जो देन बताई जाती हैं हड़प्पा क्षेत्र की ये बताई जाती है साथियों। मैं बताना चाहूँगा साथियों कि हड़प्पा खोज जो है इनका 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर, इसके साथ में दयाराम साहनी और राखलदास MS वत्स यानी माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया। और उत्खनन जो है ये किया गया पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे ये उत्खनित क्षेत्र पाया गया। और यहाँ विशेष विवरण में सवाल पूछे जा सकते हैं साथियों कि कांसे गलाने के पात्र हमें सिंधु घाटी सभ्यता में किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? 6 अन्नागार, नग्न पुरुष का धड़, कांसे के नर्तकी की मूर्ति, साथ ही इस उत्खनित क्षेत्र से 6 लड़ी के सोने के मनकों का हार, अभिलेख युक्त मोहरें, साथ जिसके ऊपर सर्वाधिक चित्रांकन देखने को मिला है हमें एक श्रृंगी वृषभ का। और हड़प्पा उत्खनन में कब्रिस्तान जो मिले हैं वो एस संस्कृति, जिसकी प्रमुख रूप से विशेषता रही है कि यहाँ पर जो शवाधान किया जाता था सब के साथ में दर्पण यानी कांसे के दर्पण भी यहाँ पर प्रमुख रूप से गाड़े जाते
थे। साथियों, हड़प्पा क्षेत्र के बाद में अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उत्खनित स्थल के बारे में, जिसे मोहनजोदाड़ो के नाम से जाना जाता है, जिसे सिंध का नकलिस्तान भी कहते हैं, सिंध का बाग भी कहते हैं, चील का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम मोहनजोदाड़ो के नाम से जानते हैं। नंबर 2, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यह जो पुरातात्विक स्थल है, इसकी खोज कब हुई है, किसके द्वारा हुई है, कहाँ खोजा गया है, इसके बारे में भी सवाल निकलकर सामने आ सकते हैं। साथियों, मोहनजोदाड़ो जो है, इनका सर्वप्रथम हम बात करते हैं अर्थ बताया जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, इसे चील का टीला भी कहा जाता है, और इसे सिंध का नकलिस्तान, सिंध का नकलिस्तान और सिंध का बाग भी इसे कहा जा सकता है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खोज और खुदाई के बारे में, तो बताना चाहूँगा साथियों कि मोहनजोदाड़ो जो है, इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा, 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा उत्खनन और खोज जो की गई है, ये जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज बताई जाती है। बात करते हैं ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत, यह क्षेत्र पाकिस्तान जो है के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी, कौन सी नदी, सिंधु नदी के तट पर खोजा गया, सिंधु नदी के तट पर खोजा गया स्थल, सिंधु नदी के तट पर खोजा गया प्रमुख रूप से जो स्थल है, इसे मोहनजोदाड़ो के नाम से जाना जाता है। साथियों, बताना चाहूँगा सिंधु जो नदी है, यह वैदिक काल में सबसे चर्चित और वर्णित नदी बताई जाती है, सिंधु नदी। साथियों, मैं आपके सामने जरूर सवाल रखना चाहूँगा कि वेदों में सबसे पवित्र, कविता की देवी और सब नदियों की जननी किसे कहा जा सकता है? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जरूर अपना आंसर लिखकर इसे सेंड करना। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदाड़ो जो है, इसके विशेष विवरण के बारे में हम बात करते हैं। विशेष विवरण अर्थात मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन किया गया है, तो उत्खनन में हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वस्तुएं मिली हैं यहाँ से, तो बताना चाहूँगा कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन में सबसे बड़ा अन्नागार, अन्न रखने की जगह, अन्नागार जो मिला है साथियों, हम बात जरूर करना चाहेंगे इसकी लंबाई की और चौड़ाई की। अक्सर ये सवाल पूछा गया है, जो अन्नागार मिला है, तो बताना चाहूँगा साथियों कि ये जो अन्नागार मिला है मोहनजोदाड़ो से, ये 45.71 मीटर लंबा था, 45.71 मीटर, 71 मीटर लंबा। और साथियों बात करें अगर इसकी चौड़ाई की, तो 15.23 मीटर, 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर और अन्य कौन कौन सी मतलब वस्तुएं, चीज़ें या फिर जो जगह मिली है खुदाई के अंदर, तो यहाँ से प्रमुख रूप से देखा जाता है स्नानागार भी प्रमुख रूप से पढ़ा जाता है। स्नानागार के अलावा ईंटों से बने घर भी यहाँ पर बहुतायत मिले हैं। साथ ही बताना चाहूँगा दाढ़ी वाले सिर की जो पत्थर से बनी थी, पत्थर की मूर्ति, दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति, साथ ही विशाल सभा
भवन, विशाल सभा भवन भी यहाँ खुदाई के अंदर अपने को मिला साथियों। साथ ही यहाँ की प्रमुख एक मतलब उत्खनन में जो बताई जाती है वह है स्वास्तिक यानी शंखीय। इसके अलावा हाथी दांत पर बने मानव चित्र यहाँ बहुत ही अपनी प्रमुखता को दर्शाते हैं जो उत्खनन में मिले थे अपने को साथियों। और बताना चाहूँगा पक्की मिट्टी से बनी मर्ण मूर्तियाँ, पक्की मिट्टी से बनी मर्ण मूर्तियाँ जिन्हें टेरिकोटा के नाम से जाना जाता है। पक्की मिट्टी से बनी मर्ण मूर्तियाँ, इसके साथ में पशुपति की मोहर जिसे पुरातत्वविदों ने आद्य शिव माना है। इन्हें आद्य शिव की उपमा दी है। साथ ही बताना चाहूँगा ये जो मोहर मिली है दिखने में बिल्कुल वर्गाकार है। इस मोहर का एक भाग खंडित बताया जाता है जिसमें मुकुट शोभायमान एक सींग वाला मुकुट से शोभायमान जो व्यक्ति यहाँ पर जो देखने को मिलता है, इस व्यक्ति के चारों तरफ पशु विचरण करते हुए बताए गए हैं। इसके कारण पशुओं का पति होने के कारण इसे पशुपति शिव के नाम से उपमा दी गई है। पशुपति शिव। अगर साथियों पूछा जाए कि पशुपति नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है तो बताना चाहूँगा साथियों पशुपति नाथ का जो मंदिर बताया जाता है ये नेपाल में देखने को मिलता है। बात करते हैं जो इनके अलावा और उत्खनन में हमें मोहनजोदाड़ो से क्या प्राप्त हुआ तो अपने को देखने को मिलता है कुबड़दार जो बेल हैं के मिट्टी के खिलौने यहाँ हमें उत्खनन के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ में बात करते हैं मोहनजोदाड़ो जो है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात उत्खनन की तो अपने को जानने को मिलता है मोहनजोदाड़ो से 1200 मोहरें मिली है। कितनी मोहरें मिली हैं? 1200 मोहरें मिली हैं। और इनके ऊपर जो चित्रांकन किया गया सर्वाधिक चित्रांकन यह एक श्रृंगी वृषभ का जो चित्रांकन है सर्वाधिक इन मोहरों के ऊपर हमें देखने को मिलता है। साथियों वापस बताना चाहूँगा मोहनजोदाड़ो के बारे में तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ बताया जाता है मृतकों का टीला। इसे चील का टीला भी कहते हैं, इसे सिंध का नकलिस्तान भी कहते हैं और इसे सिंध का बाग भी कहते हैं। साथियों बताना चाहूँगा कि मोहनजोदाड़ो जो है इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और ये कहाँ पर खोजा गया था स्थल तो बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत जिसे लरकाना जिले के नाम से जाना जाता है में सिंधु नदी के तट पर जो खोजा गया स्थल है उसे मोहनजोदाड़ो के नाम से जाना जाता है। और विशेष विवरण में सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो के उत्खनन में यह देखने को मिलता है साथियों की उत्खनन में सबसे बड़ा अन्नागार, साथ ही यहाँ पर स्नानागार भी मिले हैं और ईंटों से बने घर, साथ ही दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति, विशाल सभा भवन, स्वास्तिक, हाथी दांत पर बने मानव चित्र और पक्की मिट्टी से बनी मर्ण मूर्तियाँ जिसे टेरिकोटा कहते हैं, साथ ही पशुपति शिव की जो मोहर जिसे आद्य शिव माना गया है ये सर्वाधिक मिली है। साथ ही कुबड़दार बेल के मिट्टी के खिलौने भी हमें मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलते हैं, उत्खनन से प्राप्त हुए। और साथ ही मोहनजोदाड़ो से 1200 यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें जो हैं ये मिली हैं अपने को कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। साथियों साथ ही बताना चाहूँगा कि ये जो मोहरें हैं
ये किन किन से बनती थी? तो ज़्यादातर मोहरों के अंदर सेल खड्डी और ज़्यादातर कांचली मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। कांचली मिट्टी का प्रयोग इन्हें बनाने में किया जाता था, जो मिट्टी की या सेल खड्डी की जो मोहरें बताई जाती है। अब हम बात करते हैं साथियों हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थल का तीसरा प्रमुख पुरातात्विक स्थल, जिसे कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? किस नदी के किनारे खोजा गया था और इसका उत्खनन या फिर खोज किसने की थी? ये सवाल इससे बनते हैं साथियों। बात करते हैं नंबर 3, तीसरा पुरातात्विक स्थल कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में बात कर लेते साथियों। बताना चाहूँगा, अगर भारतीय इतिहास या भारतीय जीके से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित भी इसे सवाल बनाया जा सकता है कंपटीशन के अंदर, और राजस्थान इतिहास से भी ये सवाल निकल कर आता है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में हम बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ बताया जाता है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ बताया जाता है। बात करते हैं कालीबंगा की खोज। कालीबंगा की जो खोज है 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष। साथियों कालीबंगा की जो खोज है अमलानंद घोष के द्वारा की गई। साथ ही अब हम बात करते हैं कालीबंगा के उत्खनन के बारे में। इसकी खुदाई का कार्य किसने किया था? तो साथियों बताना चाहूँगा, समय बताया जाता है 1961 ईस्वी। 1961 ईस्वी में इसका जो उत्खनन किया था दो प्रमुख उत्खनन आपके आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिसमें एक का नाम बताया जाता है बी लाल और दूसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है B.K. थापर। पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, 2 माइंड होना नहीं है अपने को साथियों। बी लाल का पूरा नाम है ब्रजभूषण लाल और B.K. थापर का नाम बताया जाता है बालकृष्ण थापर। बालकृष्ण थापर के द्वारा ये जो उत्खनित हुआ है, जो खोज हुई है, यह हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जो है ये राजस्थान का एक जिला है। और किस नदी के किनारे इसकी खोज हुई है? तो साथियों बताना चाहूँगा गग्गर नदी के किनारे इसकी खोज होना बताया जाता है। अब हम बात करते हैं कालीबंगा जो है इसके विशेष विवरण के बारे में। विशेष विवरण जो उत्खनन से हमें प्राप्त हुआ साथियों, तो बताना चाहूँगा साथ में कि कालीबंगा जो है यह हड़प्पा सभ्यता की 3rd यानी तीसरी राजधानी बताई जाती है। कितनी राजधानी? तीसरी राजधानी के रूप में जाना जाता है कालीबंगा को। साथियों अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख विवरण या विशेष विवरण के बारे में। तो हड़प्पा जो उत्खनन हुआ है इसमें जुते हुए खेत मिले हैं साथियों। साथ ही एक साथ दो फसल बोने के साक्ष्य, एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य। अगर पूछ ले फसलों का नाम, तो फसलों का नाम बताया जाता है सरसों व चन्ना और सरसा एक ऐसी फसल थी जो हड़प्पा सभ्यता कालीबंगा के लोगों के द्वारा एक साथ बोई जाती थी। अब हम बात करते हैं विशेष विवरण के अंदर प्रमुख जो बात बताई जाती है, इनके अलावा यहाँ पर और क्या मिला है। तो विशेष विवरण में उत्खनित अर्थात कालीबंगा में युगल समाधिकरण मिला है कालीबंगा के उत्खनन में। साथियों जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के समाधान के बारे में पढ़ेंगे तब हमें ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का समाधान या अंत्योष्टि संस्कार है, ये 3 रूपों में पढ़ा जाता है। संक्षिप्त रूप से मैं बता देता हूँ, डिटेल बाद में पढ़ेंगे। पहला जो समाधिकरण है इसे आंशिक समाधिकरण कहते हैं, आंशिक समाधिकरण के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा रूप जो देखने को मिलता है साथियों, इसे पूर्ण समाधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण
पूर्ण समाधिकरण के बाद में अंत्योष्टि जो तीसरा जो संस्कार बताया जाता है, रवैया, वो बताया जाता है दाहकर्म। दाहकर्म के नाम से यह शवदान प्रमुख पूर्ण आयोजित किए जाते थे। तो युगल समाधिकरण हमें कहाँ से मिला है, सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर बताया जाता है कालीबंगा। और बताया जाता है यहाँ उत्खनन में भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के झटके या भूकंप के साक्ष्य यानी उदाहरण भी हमें इसकी उत्खनन या खुदाई में देखने को मिलते हैं। साथियों, यहाँ पर जो अग्नि वेदिका या हवन कुंड मिले हैं वो किस रूप में मिले हैं साथियों, बताना चाहूंगा। एक चौकोर और एक गोलाकार हवन कुंड, एक चौकोर व एक गोलाकार हवन कुंड जिसे अग्नि वेदिका के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से मिला, तो उत्खनन में मिला है कालीबंगा से। बात करते हैं यहाँ जो उत्खनन हुआ है, तो उत्खनन में फर्श पर अलंकृत ईंटें भी बिछाई हुई मिली थी। फर्श पर अलंकृत ईंटें, फर्श पर अलंकृत ईंटें भी हमें यहाँ उत्खनन में देखने को मिलती है साथियों। साथ ही बताना चाहूँगा कालीबंगा के जो उत्खनन है यहाँ पर कच्ची ईंटों से बने मकान भी मिले हैं। कच्ची ईंटों से बना मकान, कच्ची ईंटों से बना यहाँ पर मकान भी मिल रहा है, जो इसे दीनहीन बस्ती की संज्ञा देता है। दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है, किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है, तो उसका नाम है कालीबंगा। बात बताना चाहूँगा साथियों कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सर्वाधिक जो ईंटें मिली हैं इनका अनुपात हमें क्या देखने को मिलता है साथियों। तो ईंट जो मैं आपको पूरा बनाकर बता रहा हूँ साथियों, जो यहाँ पर सर्वाधिक ईंटें मिली हैं इनका अनुपात क्या देखने को मिलता है। तो एक ईंट जो होती थी इसका अनुपात देख लेना, ईंट बनाकर अपने को। तो साथियों सर्वाधिक जो ईंटें मिली हैं उनका अनुपात 4:2:1। ईंट की लंबाई बताई जाती है 4 इंच और ईंट की चौड़ाई बताई जाती है 2 इंच और ईंट की मोटाई जो बताई जाती है 1 इंच, अर्थात 4:2:1 बताई जाती है ईंटों का सामान्य अनुपात जो देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट बात हमें कौन सी देखने को मिलती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है कालीबंगा से, तो उत्खनन में हमें प्राप्त हुआ है कि कालीबंगा में दूषित जल की निकासी का अभाव था। यहाँ दूषित जल की निकासी का अभाव साथियों देखने को मिलता है। साथियों आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनित स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा के बारे में पढ़ा। अन्य जो पुरातात्विक स्थल हैं हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं।